हेलो गाइज, आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हमने फोटोसिंथेसिस यूनिट प्रकाश संश्लेषण इकाई को शुरू किया था, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण इकाई के जो बेसिक फंडामेंटल है उसे सबसे पहले डिस्कस किया। आज हम उसके जो आगे का पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। गाइज, फोटोसिंथेसिस में हमने बताया था कि भाई प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों के द्वारा किए जाने वाली वह क्रिया है जिसमें हरे पादप CO2 तथा जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल तथा लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी जो है रिलीज होती है। तो ये डेफिनेशन थी इसकी, और ये इसकी जनरल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 प्लस 12H2O गैस, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ये ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट कि भाई, तो हम उस डेफिनेशन से हमने मालूम किया कि भाई जो एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए हमें कितने जल के अणु खर्च करने पड़ते हैं, तो 12 जल के अणु खर्च होते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। और इतने CO2 के अणु, CO2 के 6 अणु जो है खर्च होते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक रिएक्शन है भाई। प्रकाश संश्लेषण एक अपचय प्रक्रिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में कि भाई तरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण। तरल पदार्थ कौन से? CO2 और वाटर। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया भी है। क्यों है भाई ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया? क्योंकि क्या होता है इसमें कि भाई CO2 तो रिड्यूस्ड होती है कार्बोहाइड्रेट में, और जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का फिक्सेशन होता है भाई, कार्बन का स्थिरीकरण होता है। कैसे होता है कार्बन का स्थिरीकरण? कि भाई जो वायुमंडल में मुक्त CO2 है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में उसका कार्बन आ जाता है, इसलिए CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है। इस प्रक्रम को ऑक्सीजनिक प्रक्रम भी कहते हैं भाई। अब ऑक्सीजनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि भाई जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तब ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी में देखी गई। कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% शैवालों में होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा लगभग वार्षिक 17 मिलियन टन कार्बन का स्थिरीकरण होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा लगभग वार्षिक 17 मिलियन टन कार्बन का फिक्सेशन होता है। उसके आगे कि भाई फोटोसिंथेसिस के घटक, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो फोटोसिंथेसिस के जो मेन घटक है, मेन एलिमेंट, मेन सबस्ट्रेट, या फिर फोटोसिंथेसिस को जो कैरी करवाने के लिए निम्न तत्वों की जो है मुख्यतः आवश्यकता होती है। एक तो पिगमेंट चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 और जल चाहिए। ये यदि है तभी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आसानी से हो पाएगी, अन्यथा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला हमने लिया भाई पिगमेंट या वर्णक। तो वर्णक भाई 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स तथा फाइकोबिलिन्स। तो क्या होता है कि भाई जो मेन जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है पादपों की कोशिकाएं जो होती है उनमें एक विशिष्ट प्रकार का सेल ऑर्गेन्यूल्स पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलेकोइड होती है, जो ग्रेना होती है, उसके अंदर ये उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 3 प्रकार के होते हैं टोटल, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन। क्लोरोफिल
क्लोरोफिल की संरचना विल स्टेटर ने दी, और ये उसकी जो पोरफायरिन रिंग है ये फाइटोल पुंज। पोरफायरिन रिंग को बनाते हैं 4 पायरोल रिंग, और एक होता है ये मैग्नीशियम सेंट्रेट। फाइटोल पुंज जो है एक हाइड्रोकार्बन चेन है C20H39, और OH इसका जो है फॉर्मूला है। क्लोरोफिल ए का जो सूत्र है C55H72N4O5 Mg, और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55H70N4O6 Mg। ये क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल जो है पादपों तथा बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल लगभग पादपों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए सभी पादपों में, क्लोरोफिल बी केवल हरे पादपों में, क्लोरोफिल सी भूरे शैवालों में, और क्लोरोफिल डी लाल शैवालों में, और क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडीन ये पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड 2 प्रकार के होते हैं भाई। 2 प्रकार के कौन से? कैरोटीन और कैरोटिनॉल या जेंथोफिल। कैरोटीन C40H56, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। अल्फा और जो गामा कैरोटीन है वो एल्गी में पाए जाते हैं, जबकि बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है भाई? हायर प्लांट्स में पाया जाता है, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन से ही जो है निर्माण होता है अपने उसका विटामिन ए का। और जो कैरोटिनॉल है, कैरोटिनॉल ऑल लाता है पीछे, मिल से अल्कोहल C40H56OH। तो कैरोटिनॉल या जेंथोफिल जो है 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 यदि एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपिन और ल्यूटिन इसके बेस्ट एग्जाम्पल। फाइकोबिलिन्स 3 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। तो ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है ये अपना ब्लू ग्रीन एल्गी में और रेड एल्गी इत्यादि में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का जो संश्लेषण होता है भाई वो किससे होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम से। तो क्लोरोफिल का जो संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम से होता है। इसके लिए जो एक्टिव फैक्टर का काम करता है वो कौन करता है? आयरन करता है एक्टिव फैक्टर का काम। क्लोरोफिल केवल प्रकाश की उपस्थिति में बनता है भाई। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटोक्लोरोफिल का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन प्रोटोक्लोरोफिल भी क्लोरोफिल में तब बदल पाता है जब लाइट की प्रेजेंस हो। बिना लाइट के प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लोरोफिल की जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो है क्वांटासोम। क्वांटासोम शब्द दिया था भाई पार्क तथा बिगिंस ने। क्वांटासोम क्या है भाई? क्वांटासोम है विभिन्न वर्णकों का समूह है। एक क्वांटासोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसमें से 160 होते हैं क्लोरोफिल ए के और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी के। साइज क्या है क्वांटासोम की? 180 × 160 × 100 एंगस्ट्रॉम। और ये क्वांटासोम में मिलकर के पिगमेंट सिस्टम वर्णक तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर जो है आज जो अपना इसमें एलिमेंट्स में जो फोटोसिंथेसिस के एलिमेंट्स है उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है लाइट। तो आज हम भाई लाइट के बारे में पढ़ें। तो धरती पर प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन है? तो धरती पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है भाई सूर्य, सन। और जो कुल प्रकाश होता है, टोटल जो 100% लाइट है, उसका केवल 1 से 4% भाग ही जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ध्यान रखिए, जो टोटल लाइट है 100% लाइट है, उसमें से केवल 1 से 4% ही भाग फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अच्छा, बाकी कहाँ जाता है? नेक्स्ट जो है वो जो बाकी जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पोर्शन है लाइट का, वो वापस परावर्तित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के अलावा भाई जरूरी नहीं, आप चाहो तो किसी प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल एक बंद कमरे में भी आप कैरी करवा सकते हो। आप जो है आपके पास में ट्यूब लाइट है, आपके पास में बल्ब है, कैंडल लाइट है, उसमें भी आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को करवा सकते हो। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के अलावा कैंडल लाइट, ट्यूब लाइट, बल्ब की लाइट इत्यादि में भी जो है फोटोसिंथेसिस कैरी करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण विजिबल प्रकाश में होता है भाई, दृश्य लाइट में 400 से जो ये 800 नैनोमीटर सुना होगा आपने, विजिबल
लाइट की प्रकाश। अरे भाई वो आपने रेंज पढ़ी होगी, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, ठीक है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। तो वो जो उसकी जो प्रकाश होती है अपने यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होता है विजिबल लाइट में, दृश्य प्रकाश में। और दृश्य प्रकाश की रेंज होती है 400 से लगभग 800 नैनोमीटर। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा 390 से 700 नैनोमीटर। और ये जो रेंज होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इस रेंज को फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन या एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रीजन, कि भाई इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। विजिबल लाइट में, विजिबल रेंज में लगभग 7 प्रकार के कलर होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो श्वेत प्रकाश होता है जो जो श्वेत प्रकाश या लाल प्रकाश, इसके अंदर जो है भाई प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। जो सफेद प्रकाश या जो रेड प्रकाश होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है। पादप प्रकाश को किस रूप में ग्रहण करता है? तो प्लांट जो है लाइट को फोटोन के रूप में ग्रहण करता है भाई, फोटोन, पैकेट्स के रूप। फिर आगे एक टर्म आती है क्वांटम लब्धि। क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड क्या है? एक क्वांटम प्रकाश द्वारा मुक्त हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्वांटम यील्ड कहते हैं। एक क्वांटम प्रकाश द्वारा मुक्त हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं भाई? क्वांटम यील्ड। अरे भाई जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जब लाइट गिरती है, जब प्रकाश गिरता है पत्तियों पर, तो पत्तियों में उपस्थित जो पानी होता है वो पानी टूटता है, वाटर स्प्लिट होता है, और वाटर स्प्लिट होकर के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो जब एक क्वांटम प्रकाश दें तब वाटर के टूटने से जो मुक्त हुई ऑक्सीजन की मात्रा होगी वही तो क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि कहलाती है। तो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसके टूटने से तो ये हाइड्रोजन आयन और ये आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। तो यदि 2 जल के अणु तोड़े, 2 जल के अणु जब टूटेंगे तब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है भाई मुक्त होता है। एक ऑक्सीजन का अणु कब मुक्त होगा? जब 2 जल के अणु टूटते हैं तब। तो एक क्वांटम प्रकाश के द्वारा मुक्त हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहेंगे भाई? क्वांटम यील्ड। 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कितने क्वांटम की आवश्यकता होती है? तो 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 8 क्वांटम की आवश्यकता। आगे है भाई हिल रिएक्शन। देखो ये तो था पत्तियों में उपस्थित पानी, कि भाई पत्तियों में जो पानी उपस्थित है उस पर यदि लाइट गिरे तो क्या होता है कि भाई वो वाटर टूटता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। तो यदि ये क्रिया यदि अपन करवाएं किस में? खाली एक बीकर में। बीकर में हमने क्या क्या करा? क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करके रख दिया। बीकर में हमने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करके रख दिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ में क्या उपस्थित है? वहां पर पानी उपस्थित है। फिर उस पर अपन ने सनलाइट गिराई। जब सनलाइट गिरती है बीकर में उपस्थित पानी तथा क्लोरोप्लास्ट पर, तो पानी क्या होता है भाई? वहां पर स्प्लिट हो जाता है। तो पानी जब टूटेगा तब प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगी। अब यदि वहां पर कोई उपस्थित है फेरिक साइनाइड जैसा पदार्थ, तो फेरिक साइनाइड वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फेरस में कन्वर्ट, तो Fe3+ जो है वो Fe2+ में बदल जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो जैसे ये हिल रिएक्शन है, हिल रिएक्शन में ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर के और ये वाटर है, ये लाइट गिर रही है। तो ये क्या होता है कि वाटर स्प्लिट हो जाएगा। तो वाटर स्प्लिट होकर के, वाटर टूट करके ये ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन निकले। अब यदि क्या है कि उसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही मौजूद है, इस बीकर में फेरिक साइनाइड है, तो वो फेरिक साइनाइड
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रिड्यूस्ड हो जाएगा। Fe3+ ने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब Fe2+ में कन्वर्ट हो। फिर आता है भाई एक इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट जिसमें दो चीजें आती है, एक तो रेड ड्रॉप इफेक्ट और एक इनहेंसमेंट इफेक्ट। तो इमर्शन इफेक्ट में दो चीजें होती है, एक तो रेड ड्रॉप इफेक्ट और इनहेंसमेंट इफेक्ट। क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दें तो फोटोसिंथेसिस की दर में भाई क्या होता है कि अचानक गिरावट आ जाती है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में 680 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया जाता है तब फोटोसिंथेसिस की दर में अचानक गिरावट आ जाती है, इसलिए इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं कि भाई लाल प्रकाश के बाद का यदि देंगे, यदि लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश देंगे तो फोटोसिंथेसिस की दर में अचानक गिरावट आ जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं भाई? रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है इनहेंसमेंट इफेक्ट। यदि अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पॉलीक्रोमेटिक लाइट दें तो फोटोसिंथेसिस की दर अचानक से बढ़ जाती है। जब हम एक वर्णीय प्रकाश की अपेक्षा बहुवर्णीय प्रकाश का उपयोग करें, जब हम एक वर्णीय प्रकाश की अपेक्षा बहुवर्णीय प्रकाश या पॉलीक्रोमेटिक लाइट का उपयोग करें तब फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है। तो ये होता है भाई इनहांसमेंट इफेक्ट। उसके बाद में भाई फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम, दो स्पेक्ट्रम, एक तो एक्शन स्पेक्ट्रम कि भाई फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो किस तरंगदैर्ध्य पर सबसे अधिक होगी। एक जो है कि भाई जो पत्तियां हैं या जो क्लोरोफिल है वो किस प्रकार को सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, वो वाला ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम के भाई फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो कौन से एनएम पर होती है? 680 नैनोमीटर जो रेंज है इस पर प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश पर सर्वाधिक होती है। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के भाई जो कौन सी जो लाइट है का प्रकाश सर्वाधिक अब्जॉर्ब होता है, तो ब्लू लाइट जो है सर्वाधिक अब्जॉर्ब होता है भाई, ब्लू लाइट का प्रकाश। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होगा, CO2 कार्बन सोर्स का कार्य करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में CO2 जो है कार्बन स्रोत का कार्य करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 है वो लिमिटिंग फैक्टर का भी कार्य करता है, सीमाकारी कारक। सीमाकारी कारक से मतलब है कि जब हम धीरे धीरे CO2 की सांद्रता बढ़ाएंगे तब धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की दर में भी जो है बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि भाई फिर जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की रेट। तो सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर लॉ जो किसने दिया, वो दिया भाई ब्लैकमैन ने। CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है, क्योंकि जब CO2 की मात्रा न्यूनतम सांद्रता से बढ़ाई जाती है तो क्रिया की दर एक सीमा तक तो बढ़ती है लेकिन उसके पश्चात नहीं बढ़ती। जब हम CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक सीमा ऐसी आ जाती है जहां पर फिर बढ़ना जो है आगे नहीं बढ़ पाती, बढ़ना जो बंद हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ना बंद हो जाएगी, ये फिक्स जो है लेवल आ जाएगा। इसके पश्चात यदि आप CO2 की सांद्रता बढ़ाते हो तो फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ती। तो स्टूडेंट आज के जो इस टॉपिक के अंदर हमने जो लाइट है
भाई जैसे हमने दो एलिमेंट की बात करी, एक तो पिगमेंट की बात करी, पिगमेंट के पश्चात हमने ये हो गया अपना वाटर हो गया, लाइट हो गया, इन चीज़ों के बारे में बात करी, CO2 हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में बात करी हमने। आज हमने एक्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनहांसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।